हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये आप सबका प्रैक्टिस नंबर 10 है। तो इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो इसमें आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना आपको, ठीक है। तो एक तरफ दिया है शासक, एक तरफ दिया उससे संबंधित शहर, ठीक है। तो आप जानते हैं जो इल्तुतमिश है, जो बदायूं का जामा मस्जिद है ना, उसको कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो 3 पर आ जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। तो किस पर आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। और अकबर किससे संबंधित है? फतेहपुर सीकरी का स्थापना कौन किया था? अकबर ने किया था। तो 2 पे चल जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है? जौनपुर शहर, जो कि अपने भाई जौनक खान की याद में बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन ए पर, ठीक है। 3 पहला जाएगा 3 पर, फिर दूसरा वाला 4 पर, तीसरा वाला 2 पर, चौथा वाला 1 पर। ऑप्शन ए बन जाएगा। और आपको बता दें कि जो फतेहपुर की जो शहर है फतेहपुर सिटी, इसकी स्थापना कौन किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। इसमें जो फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने कब शुरू किया था? 1569 में शुरू किया था और 1584 तक इसको कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और अकबर ने इसकी राजधानी भी बनाया था, इसको फतेहपुर सीकरी को। कब? 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। और दूसरा आप सब जान रहे जौनपुर सिटी। तो जौनपुर सिटी का स्थापना कौन किया था? जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में। आप सबको बता दिए हैं, ठीक है। और आगरा सिटी के बारे में आप सब जान रहे हैं, इसकी स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी 1504 में, ठीक है। 1504 में तो बनाया था आगरा सिटी को, लेकिन इसको अपनी राजधानी कब बनाया था? 1506 में। ये भी अपनी राजधानी आगरा को बनाया था, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखिए सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ठीक है। तो एक तरफ दिया सूची फर्स्ट, एक तरफ दिया सूची सेकंड, ठीक है। तो रणथंभौर किससे संबंधित है? तो ये रणथंभौर का संबंध किससे है? हमीर देव से संबंधित है, ठीक है। तो पहला वाला किस पर जाएगा? 3 पर। चित्तौड़ किससे संबंधित है? राणा रतन सिंह से संबंधित है, तो जाएगा 4 पर। और देवगिरी किससे संबंधित है? राजा राय रामचंद्र से संबंधित है। और गुजरात का संबंध किससे है? कर्ण देव से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन किस पर है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कर की पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंडवर्धन भुक्ति कहाँ पर स्थित थी? ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित थी? उत्तरी बंगाल में। तो ऑप्शन इसका 3 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो बुद्ध जी थे ना, वो कौशाम्बी में आए थे, लेकिन किसके समय में? तो जिसके समय में आए थे उसका नाम था, वहाँ का शासक था उदयन, राजा उदयन था, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कौशाम्बी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन है? भारत की बात कर रहा है, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपको बताना है। तो ये राखी गढ़ी है, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है। इसका जो खोज किए थे सूरजभान ने किए थे, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में खोज कौन किए थे? सूरजभान ने किए थे। और धौलावीरा कहाँ है? ये तो गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
कह रहा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। देखिए एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, टीचर वाले में जो बीपीएससी ले रहा है ना, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेशनल प्लानिंग का गठन कौन किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका गठन तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए जब आप जानते हैं एक होता अधिवेशन कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन, तो 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है, हरिपुरा में होता है, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे। अब इन्हीं के सलाह पर नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित किया गया था, ध्यान देना। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बने थे, अगर इसका अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें सदस्य की बात करें कौन कौन से सदस्य थे, घनश्याम बिड़ला और लाला श्रीराम और विश्वराया जी इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले का। आप जानते हैं कि इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। मतलब जो ब्रिटिश पत्रकार थे, ये पत्रकार से क्वेश्चन पूछता है, आप सबको भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो H.W. नेविल्सन किस घटना से संबंधित थे, ठीक है। तो एक स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध था, ठीक है। ये इसके दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे। और आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, ठीक है। और एक पूछा जाता है पत्रकार का नाम है बिब मिलर है, ठीक है। एक पूछा गया क्वेश्चन कि बिब मिलर जो पत्रकार था वो किससे संबंधित है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। तो इसका फिलहाल आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था। तो इसका कौन सा आंसर बन जाएगा, हेनरी वियंस और डिरोजियो। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था। दोस्तों आप सबके पेट में ही एक सेशन अलग से करवाया जा रहा है, जो कि हर नोट्स आप सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यदि आप सब उसे पढ़ लेते हैं तो आप सबका 5 नंबर कहीं पर नहीं जाएगा। देखिए ऐसा नहीं, बहुत सारा आप सबको पढ़ना है, बहुत कम ही पढ़ना है, ठीक है। और जल्दी वीडियो पूरा आप सबको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक एक वीडियो आता है, लगभग 30 मिनट का रहता है, तो आप सब उसको ज़रूर देखें। इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी INM का क्वेश्चन होगा सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उग्रवादी, एक होता है उग्रवादी नेता, एक होता है उदारवादी, है ना, तो एक होता है गांधीवादी। तो उग्रवादी नेता कौन नहीं था, तो इसमें WC बनर्जी जो थे ना उग्रवादी नेता नहीं थे। बाकी आप जानते हैं बाल पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब कौन से नेता थे, उग्रवादी नेता थे। जैसे लोकमान्य तिलक हो गया, अरविंद घोष हो गया, है ना, तो ये सब का इस प्रकार के नेता थे उग्रवादी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है, ठीक है। ये डागर बैंक की बात कर रहा है, तो डागर बैंक कहाँ पर है, तो आप जानते हैं उत्तरी सागर में। इसका आंसर क्या बन जाएगा, उत्तरी सागर में। और आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम, मान लेते ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर के जो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वहाँ पर ग्रांड बैंक स्थित है। तो ग्रांड बैंक नामक भी एक स्थान है, ठीक है। और क्या है, सेंट पेरी बैंक और वैक्सरी बैंक, ये सब कहाँ स्थित है, इस डायरेक्शन पर स्थित है, ठीक है। जबकि उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में, उत्तर पूर्वी कौन सा है, यही वाला तो उत्तर पूर्वी है। उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में क्या है, डागर बैंक स्थित है, ठीक है। डागर बैंक यहाँ स्थित है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट बताए जैसे ग्रांड बैंक, सेंट पेरी बैंक, वैक्सरी बैंक, ये सब कहाँ है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी।
और आप सबको बता दें कि इसके माध्यम से मछलियाँ यहाँ ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन एक समूह और वेनिलक्स देश कहा जाता है? तो वेनिलक्स देश किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। 3 देशों के समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सबको बता दें जो वेनिलक्स कब बना था, तीनों देशों का समूह, ये बना था 1958 में बना था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था? बेल्जियम को बनाया गया था। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो इसमें इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम है और इसमें कुल कितने सदस्य थे देश? तो 3, ये तीनों हैं, तो इसमें सदस्य कितने? 3। ठीक है। अच्छा, ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये व्यापारिक सहयोग के उद्देश्य से बनाया गया, कि मतलब तीनों मिल करके व्यापारिक के दृष्टि से अच्छा भूमिका निभाएंगे। ठीक है। कब स्थापना हुआ था? 1958 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ध्यान देना, इसमें नवीनतम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड इन सब में सबसे पुराना है। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि कौन कौन सा चट्टान, इसका भारत की जो चट्टान है ना, उसका प्राचीनतम से नवीनतम की तरफ, यहाँ प्राचीनतम रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? नवीनतम की तरफ। ठीक है। इस डायरेक्शन में बताएंगे आप सबको, आप सब लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला है, सबसे पुराना आप कर सकते हैं आर्कियन, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन। ठीक है। फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड हो जाएगा, फिर दक्कन ट्रैप हो जाएगा, उसके बाद टर्शियरी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है? क्वार्टरी आ जाएगा। एक क्रम, इसका मतलब सबसे नया कौन सा? क्वार्टरी, फिर उससे जस्ट पुराना टर्शियरी, उससे जस्ट पुराना दक्कन ट्रैप, फिर गोंडवाना। क्योंकि ये तीनों इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या आप ऑप्शन मारोगे? गोंडवाना लैंड को। ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा हो गया, विंध्यन हो गया, उसके बाद गोंडवाना हो गया, फिर दक्कन ट्रैप हो गया, फिर टर्शियरी, उसके बाद क्वार्टरी। ये सबसे पुराना है, ये सबसे नया है। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट आबू स्थित है, तो माउंट आबू निर्मित है, तो माउंट आबू किस प्रकार से बना है? क्या ग्रेनाइट से बना है, क्या नीस से बना है? ठीक है। क्या बलुआ पत्थर से बना है? तो ये किसके माध्यम से बना है? नीस के माध्यम से बना है। ठीक है। एक प्रकार का चट्टान ये भी है। आप जानते हैं कि माउंट आबू जो है ना, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कितना है? 1722 मीटर है। ठीक है। ये सबसे प्राचीन है, ध्यान देना, बहुत पुराना है। कौन? अरावली। आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे उच्चतम थी। कितना था? 80.12% गौतम बुद्ध नगर का। अब जानते हैं श्रावस्ती का सबसे कम है, तो श्रावस्ती सबसे नीचे पायदान पर है। कितना है श्रावस्ती का? 46.74%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? गौतम बुद्ध नगर का 80.12, और सबसे कम किसका? श्रावस्ती का 46.74%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आप सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप सबको बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। तो एंट्री पार्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो एंट्री पार्ट का मतलब होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ध्यान देना, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। एंट्री पार्ट का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आप यही समझिए। आपको बता दें कि भारत विदेशी वस्तुओं को आयात करके, ठीक है, उन्हीं देशों को, उन्हीं पड़ोसी देश आप कह सकते हैं, पड़ोसी देशों को भेजता है जिनके पास कोई समुद्री तट नहीं होता है। ठीक है। तो एंटी पार्ट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं ये भारत हो गया, इसके जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है,
लेकिन ध्यान देना, जिसके पास समुद्री सीमा नहीं है उसको भेजने के लिए, मान लेते हैं कि भारत अमेरिका से कोई वस्तु मंगाया है, ठीक है, फिर इसको भूटान क्या कर दिया, भेज दिया, मतलब निर्यात कर दिया। देखिए निर्यात किया है, सबसे पहले आयात करेगा अमेरिका से, फिर उसके बाद फिर निर्यात करेगा, इसी को बोलते हैं एंट्री पार्ट, ठीक है। तो वस्तुओं को आयात करना, ठीक है, फिर उसके बाद निर्यात करना। किसको निर्यात करना, जिसके पास कोई समुद्री तट सीमा नहीं है, जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इस मतलब सम्मिलित करना, एक तरफ दिया तेल शोधक कारखाना, एक तरफ दिया राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए आप सबको बहुत हार्ड लगेगा क्योंकि इसमें कोई नाम आप नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो तटीपाका ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में तेल शोधक कारखाना। कोयली कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और नागापट्टिनम, ये नागापट्टिनम कहाँ पर है, सॉरी एक मिनट, ये तटीपाका यहाँ पर नहीं, तटीपाका का संबंध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और नागापट्टिनम का संबंध कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और जो नुमालीगढ़ है, ये नुमालीगढ़ कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, 3, उसके बाद क्या बन जाएगा 1, फिर 2, फिर 4, 3 1 2 4 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 3 1 2 4 कहाँ पर है, किस ऑप्शन में, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। तो ये कौन सा समिति है, राज्य समिति ने कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया था, अक्टूबर में गठित हुआ था और 10 अक्टूबर 1972 को अपनी रिपोर्ट दिया था, ठीक है। और गठित इसका कब हुआ था, 1972 में ही। बैंक दर का आशय क्या है, तो बैंक दर से आप क्या समझते हैं, तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही क्या बोला जाता है, बैंक दर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, तो अवमूल्यन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए ये भी कोट वाला है कि कौन सा सही है, आप सबको बताना, 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कह रहा कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उससे संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। बात सही है, ठीक है। आप जानते हैं भाग 9 पंचायतें से संबंधित है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था और इसको लागू कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव इस समय क्या थे, पीएम थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान के भाग 9 का या ए में नगर पालिकाओं से संबंध है तथा अनुच्छेद 213 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। देखिए 2 का जिक्र नहीं किया गया इसमें ना, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बात गलत है। और जो आप जानते हैं जो नगर पालिकाओं के लिए इसका कब अनुबंध किया गया था, 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इस प्रकार से कौन सा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन पहला बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य है वह अवधि क्या है। तो जो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जो लाते हैं ना, कितने समय के लिए अध्यादेश उनका मान्य होता है, तो बताएंगे आप 6 माह के लिए, ठीक है। और अध्यादेश किसके अनुसार आता है, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, क्या उत्तरदायी होती है, ठीक है, तो जनता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 24 विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह क्या है,
तो वह है प्रक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी क्या बन जाएगा 24 का बी ऑप्शन। 25 क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित किया गया। अभी तक दोस्तों केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, अब जानते हैं जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। ठीक है, तो इस समय पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, एक आपसे और पूछा जाता, 1973 में एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसके माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय था प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। ठीक है, इससे पहले अंग नहीं माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा 26 का बी। और स्पेग्नोमीटर से क्या नापा जाता है? ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 27 का जीव विज्ञान का नाम दिया गया। तो जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। ठीक है, और जो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था उसे बोलते उत्तरजीविता का सिद्धांत। ठीक है, और अरस्तु को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन इसमें से पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करें C6H10 और O5 और यहाँ पर क्या रहेगा? EN। ठीक है, एक केमिकल फार्मूला किसका? सेलुलोज का। सेलुलोज एक क्या है? पॉलीसेकेराइड होता है और इसी को प्राकृतिक बहुलक भी बोलते हैं। ध्यान देना, सेलुलोज को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक। और सेलुलोज एक प्रकार का क्या चीज़ है? प्रोटीन है। इतनी सारी बातें आप सब सेलुलोज से याद कर लीजिए, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, जो आप सब सोलर पैनल यूज करते हैं या देखे होंगे। तो फोटो सेल का आविष्कार कब हुआ था? सबसे पहले 1954 में, 1954 में इसका आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 प्रकाश वर्ष किसकी का है? देखिए, प्रकाश वर्ष के माध्यम से ना दूरी नापा जाता है। तो एक कई बार क्वेश्चन बहुत आता था। ठीक है, पहले तो प्रकाश की समय की खगोलीय दूरी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है दूरी? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर बात करें तो उसका नाम है पारसेक। तो पारसेक भी दूरी नापता है, लेकिन सबसे बड़ी दूरी मापने की, जैसे एक ग्रह से दूसरा ग्रह। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सबको बहुत बार बता दिए। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, तो इसे आप सब लगाइएगा। इसका आंसर कितना है? 57 है। ठीक है, लगभग 4 और टाइप का एक ही टाइप का क्वेश्चन आया हर सेट में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा आप सबको समझना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा कि A का 20% B है, तो 20 का B% इनमें से किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले पहला ही चालू कर लो। A का 20% 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, बराबर कितना दिया? B। A तो दिया है, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा? B का वैल्यू आ जाएगा A/5। इतना आप सब याद कर लीजिए। अब कह रहा है कि 20 का B% कितना होगा? तो 20 का B% मतलब होता है B/100। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 20 से 20, 20 पंचे 100, तो B/5। मतलब कह रहा है कि 20 का B% कितना होगा? B/5 कह रहा किसके बराबर है? तो आप ऑप्शन से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन उठा दें, ऑप्शन बी वाला, A का 4%,
तो ए का 4%, 4% मतलब 4/100, ठीक है। तो 4×4 25, चौके 100, ए बटे कितना आ रहा, 25 आ रहा, ठीक है। तो ए बटे 25 आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया था, बी बटे 20×25, B/5 आया था ना। तो यहाँ पर मान रख दीजिए B/5 का, B/5। तो B/5 का मान जब रखेंगे, B का मान कितना आया है 1/5, यहाँ पर देखिए आया है A/5, ठीक है। तो A का मल्टीप्लाई में करेंगे A आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 आएगा। देखिए A/5 ए भी है और बी ऑप्शन का भी वैल्यू A/5 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए का 4% के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन लॉजिकली बहुत आसान है, इसको सॉल्व मत कीजिए। सबसे पहले आप सबको बताए थे जो दशमलव है ना, जब आप वर्गमूल लेते तो दशमलव आधा बन जाता है। यहाँ पर जैसे 2 अंक पर दशमलव है, जब आप वर्गमूल लेंगे तो दशमलव 1 अंक पर लगेगा। तो यहाँ 2 अंक पर लग रहा है, गलत है। यहाँ पर एक भी अंक पर नहीं लग रहा है, भी गलत है। यहाँ पर 3 अंक पर लग रहा है, भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन में केवल दशमलव 1 अंक पर है, ठीक है। तो जैसे अगर 4 अंक पर दशमलव लगा होता है, जब आप वर्गमूल लेते तो कितने अंक पर लग जाता, 2 अंक पर। 6 अंक पर दशमलव लगा तो आप वर्गमूल लेते तो 3 अंक पर, सीधे आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए। इसमें कोई सॉल्व भी नहीं करना था, दिमाग केवल थोड़ा लगाना था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि 21 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है तो और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करो, ठीक है। तो देखिए आप सब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 81 परिणामों को कुल कितना होगा, तो 81 परिणामों का टोटल औसत निकालेंगे। तो 81 × 54 करेंगे तो कितना इसका निकल कर आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8374, ठीक है। आपसे मल्टीप्लाई कर लेना। अब आगे क्या दिया गया कि प्रथम 59 परिणामों का औसत कितना दिया है, 52। तो ये भी निकाल लीजिए, प्रथम 59 परिणामों का औसत, तो 59 × 52। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3068, 3068, ठीक है। अब आगे क्या दिया, अंतिम देखिए, अंतिम परिणामों का औसत 60 है, तो अंतिम 21 परिणामों का, ठीक है। तो अंतिम 21 परिणामों का औसत, तो 21 × 60, तो 21 छक्का 126, तो 1200 कितना आ जाएगा, 60। अब आप सब क्या करेंगे, ये जो 4374 है ना, ये दोनों को जोड़ करके इसमें से आप घटा दीजिए, आप सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, फिर इसको घटा दीजिए इसमें से। तो अब घटाएंगे जब आगे कहता है 46, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आप सब इतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक। तो सबसे पहले आप जो पावर रहेगा ना, पावर में 4 से भाग करेंगे। तो 65 है, तो ठीक है, 65 में 1 4 से भाग करेंगे तो 4×4, यहाँ बचा कितना, 2, ये बचे 25, 4 छक 24, तो 24। यहाँ इसका पावर कितना बचा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगा, जो बचेगा रिमाइंडर उसी की पावर बना देना। यहाँ 41 है, 41 में 4 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ 57 है, 57 में 4 से भाग कीजिए, देखिए कितना बचता है, 4×4, यहाँ बचा 1, बचा कितना 17, 4 चौके 16, 1 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी 3 का पावर 1, ठीक है। तो 7 छक 42, और 42 में 2 इकाई अंक आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6, तो इकाई अंक कितना बन जाएगा, 6। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो इनकी रचना कौन सी थी, हिम तरंगिणी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार तो यही पूछा गया है कि हिम तरंगिणी की इनकी रचना, तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। और ये पुरस्कार कब मिला था, 1955 में मिला था, ठीक है। तो हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 37, तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है।
तो तिलांजलि देना का मतलब क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कृष्ण का क्या होता है? कृष्णा होता है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। 39 क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से कौन सा गलत लिखा है? ठीक है, तो देखिए, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से नहीं होगा। ठीक है, यह गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 40। अस्थावर का विपरीत क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अस्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है, और सेवक का विलोम क्या होगा? सेवक का स्वामी होता है। ठीक है, और क्षुद्र का क्या होता है? विशाल होता है या विराट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। दोस्तों, अब इसके बाद 5 क्वेश्चन आप सबको क्या मिलेगा? इंग्लिश का। ठीक है, 5 नंबर का पैसेज आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके, और हम आप सबको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि हिमा कुड टेक पार्ट इन। तो सबसे पहले आप सब जब पैसेज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ आप सबको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। देखिए, आप सबको बार बार बताते हैं। ठीक है, पैसे से एक आध दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ग्रामर से। ग्रामर से आप एक्टिव पैसिव और आर्टिकल पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए। 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, आप सबको 3-4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर, कभी 5 भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली लेस। इसका आंसर क्या बनेगा कि यू शुड फॉल डाउन। 43 क्या है? द ऑफिसर हु हैड नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू। तो 43 का आंसर क्या बन जाएगा कि पे ए फाइन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे। ठीक है, तो इन रिपोर्टेड स्पीच द एबो सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सविता। क्या बनेगा इसका? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर ए डे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए। क्या कहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो कह रहा कि दिस नोटिस हैज बीन अल्टरेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि समवन हैज अल्टरेट दिस नोटिस। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अब इसके बाद आप सबको मिलेगा 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। ठीक है, कह रहा कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड इतना है और कैट का कोड इतना है, तो केक का कोड क्या होगा? देखिए, इसी में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टी का कोड क्या है? 7 है। यहाँ पर भी देखिए टी का कोड 7 दिया है। ए का कोड यहाँ पर क्या है? 9 है, और इसमें देखिए ए का कोड 9 है। ठीक है, तो इसी में से आपको चुनना है। तो सी यहाँ पर लिखा है, सी यहाँ, तो सी का कोड क्या? 2 है। तो 2 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है 2 से शुरू। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 47 है कथन, और क्या है उसका परिणाम। इस टाइप का आंसर है। ठीक है, तो बताना, 2 स्टेटमेंट है और दोनों में बताना कौन सा कथन है और कौन सा उसका परिणाम है। ठीक है, तो कह रहा कि अमेरिका ने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते के अनुसार भारत से बड़ी मात्रा में स्टील का आयात किया है। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में अमेरिकी घरेलू बाजार में स्टील की कीमतों में भारी कमी आई है। ठीक है, तो देखिए, पहला आप सब अगर पढ़ रहे हो तो पहला रीजन समझ में आ रहा है, एक कारण है, और दूसरा क्या है? परिणाम है। तो आयात किया तभी तो वहाँ कमी आई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 48। कर के निम्नलिखित में से क्या इन समूहों से संबंधित नहीं है? तो चींटी,
कैटरपिलर, लोकस्ट और हैमस्टर। तो यहाँ देखिए सबसे अलग कौन सा चीज़ है, हैमस्टर है। तो हैमस्टर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो 48 का बी। क्यों अलग है, क्योंकि ये सब जो है ना एक कीट है, जीव है, जबकि हैमस्टर एक प्रकार का चूहा का प्रजाति है जो जानवर के अंतर्गत आता है हैमस्टर। ठीक है, इसलिए सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 49, उस विकल्प का चयन करें जो पहले से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथा शब्द का तीसरे शब्द से। तो देखिए चौथा का संबंध तीसरे से, तो पहला का संबंध किससे, एनाकोंडा क्या चीज़ है, कोबरा एनाकोंडा है ना। तो मोनार्क क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। तो मोनार्क का नाम आप सुने हैं, ठीक है। तो मोनार्क का संबंध किससे हो जाएगा, क्वीन से हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबको यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो सभी लैपटॉप्स क्या चीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। आपको इसमें बताए थे जब आप बाहर से अंदर आएंगे ना तो कुछ वाला सही होगा, जब आप अंदर से बाहर आएंगे तो आप सभी वाला सही होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते, देखिए लैपटॉप अंदर है, विकिरण बाहर है, सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सही है, ठीक है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों फॉलो करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता या प्राप्त किया। तो 51 का आंसर क्या बन जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक कौन हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 52 क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, याद कर लीजिए, ठीक है। 53 कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। आप जानते हैं कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। और कुतुब मीनार परिसर में और क्या क्या चीज़ है, जो कुवल उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी कहाँ पर है, कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक है। 54 क्या है, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, एक कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट है, क्योंकि इस अभ्यारण्य को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग किसको, दांडेली अभ्यारण्य को। यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 मिलान करना है, ठीक है। 55 में तो क्या है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एक कहाँ पर है, हापुड़ में है। आप सब उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़े होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ पर है, ये नोएडा में है, ठीक है। 3 पर जाएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ, प्रयागराज में है, 21 पर जाएगा। 1 पर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, ये भी है प्रयागराज में, तो किस पर जाएगा, 4 पर, ठीक है। तो 2314, तो 2314 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रयागराज है। 2314, तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 पर 2314, ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। जो भूमध्य सागर है ना, इससे क्वेश्चन कई बार बना पेपर में, तो जितने भी देश लगाते हैं सबको आप सब याद कर लीजिए। तो बेल्जियम की सीमा भूमध्य सागर से नहीं बनाता है, तब कहाँ से बनाता है, तो बेल्जियम की जो सीमा ना ये उत्तरी सागर से ये अपनी सीमा बनाता है। बाकी जो भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तुर्की, फ्रांस, यूनान, ये तो हैं, ठीक है। तो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली, अल्बानिया, यूनान,
क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये सब देश किसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं? भूमध्य सागर के। ठीक है, तो आप सब एक दो बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा और लिख लीजिए। 57 लोकसभा में सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम एज क्या है? तो आप जानते हैं अगर आप सबको प्रधानी लड़ना है ना तो कितना एज होना चाहिए? 21 साल। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में या जो विधानसभा होती है उसके लिए कितनी वर्ष एज होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। इसका ये सब का कहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये सब एज कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल 84 में। ठीक है, और राज्यसभा के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और आप जानते हैं कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए कितनी एज है? 35 ईयर। ठीक है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? ठीक है, जो मीनार एक है ना एकदम खड़ा है, तो ये किस परिसर में है? ये उसका परिसर पूछ रहा है। तो 58 का आंसर क्या बन जाएगा? कुतुब मीनार परिसर में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, ये कितना ऊंचा है? ये याद कर लीजिए, 7.21 मीटर ऊंचा है, 7.21। अगर फिट में करें तो फिट की बात करें तो 23 फीट 8 इंच। ठीक है, 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। और क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों अभी आप सब 2023 2022 का करंट अफेयर देखना, ज़्यादातर 23 वाला। ठीक है, अब जब दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा केवल उसमें 2025 का करंट अफेयर करवाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे 15, उसके बाद 21। लगभग 40 सेट आप सबको बताए हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो करवा देंगे। तो अभी आप सब पुराना भी आप सब पढ़ते रहे, नया भी। जो 2025 का 21 प्रैक्टिस सेट आएगा तो 21 प्रैक्टिस सेट में आप सब 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग आप सबका हो जाएगा 210 करंट अफेयर केवल 2025 का पढ़ेंगे। ठीक है, तो 210 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर के लिए, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक है, 59 क्या है? मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए लिव हाला नामक योजना शुरू किया? ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सन कब का, योजना इम्पोर्टेंट है। लिव हाला योजना पूछ लेगा किस राज्य सरकार का है, तो लिव हाला योजना किसका है? ये है महाराष्ट्र सरकार का। ठीक है, किसके लिए शुरू किया? कैदियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? मई 2022 की बात कर रहा है, तो किसको शामिल किया गया? अरविंद कृष्ण को। भारतीय दूरसंचार नियामक जिसको बोलते हैं ट्राई, ठीक है, ने दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई ने किसके साथ समझौता किया था? सी डार्ट के साथ। ठीक है, सी डार्ट। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। 62 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की मेजबानी देश ने अगस्त 2023 में किया। तो ब्रिक्स की 7वां जो बैठक था ना, उसका मेजबानी कौन किया था अगस्त 2023 में? तो इसका आयोजन कौन किया था या मेजबानी कौन किया था? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। इम्पॉर्टेंट है 62 का। और कह रहा कि वैकासी विशाकम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्सव याद कर लीजिए, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल उत्सव भी मनाया जाता है। 64 कह रहा कि हाल में सेलेस्टो साइलो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई? तो किसकी नियुक्त की गई हैं? WMO की। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुहू महोत्सव मनाया जाता है? तो बिहू से आप सब थोड़ा परिचित हैं। ठीक है,
तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बहुत लोग बिहू नाम सुनते ही असम में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। 65 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 66 क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इको सेंसिटिव जोन किसको बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है? तो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो सेफ सिटी कितने बनेंगे? तो 18 जिलों का निर्णय लिए, ठीक है। यूपी करंट अफेयर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बना जाएगा? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला सारस केंद्र कहाँ पर बनेगा? औरैया जिले में, ठीक है। देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2023 का अभी नहीं पूछा जाएगा, 2025 का हो गया है, ठीक है। 2025 का पूछा जाएगा। वैसे 2023 का कौन जीता था? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। जून 2023 में किसने फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो कौन संभाले हैं? तो 70 का ऑप्शन बन जाएगा पेटेरी आर्पो ने। अब दोस्तों इसके बाद 10 क्वेश्चन क्या मिलेगा आप सबको हिंदी का, वो भी 5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पैसेज से, ठीक है। तो आप सब पैसेज को वीडियो रोक कर जरूर पढ़ लीजिए। ये छोटा पैसेज है, ठीक है। अब देखिए 71 क्या है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप सबसे बनते हैं पैसेज से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बाजार। 72 क्या है? पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पैसेज से आप बताइए, आप सब पढ़ें पैसेज। तो इसका दायित्व किसको दिया गया था? समाज का था। 73 क्या है? कला का संकुचन का आशय क्या है? ठीक है। तो कला का संकुचन का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कला का दायरा सीमित होना। संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, कम होना। तो यही तो एक ही मिल रहा है। और अजनबीपन का मतलब क्या होता है? 74। तो इसका मतलब क्या होता है कि एकाकीपन, ठीक है। 75 क्या लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक तो आप सबसे पूछा जाता है। तो शीर्षक कैसे पता चलेगा? वो पैसेज में थोड़ी ना लिखा रहेगा। पैसेज को आप पूरा पढ़ेंगे, उसका भाव को समझेंगे कि किस पर केंद्रित है। जिस पर केंद्रित होगा वही पैसेज होगा, ठीक है। तो कला और पूंजीवाद का आप सब जब पैसेज पढ़े होंगे तो आप सबको पता चला होगा कि कला और पूंजीवाद पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अब इसके बाद अगला पैसेज है। एक पैसेज थोड़ा आसान होता है, एक पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो एशिया का काम क्या होता है? ये सब तो बिना पैसे पढ़े आप सब आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एशिया का मतलब क्या होता है? दूसरों को जलाना। 77 कह रहा गद्यांश में ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। आप सब वैसे भी जानते हैं। इसका भी पैसे से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा भी कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले आप सब एग्जाम में पैसेज का क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा, ठीक है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या किया जाता है? क्या किया गया ईर्ष्यालु व्यक्तियों का? ठीक है। तो क्या किया गया? खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो फिजूल खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्यय। और गद्यांश का शीर्षक क्या है? आप सब बताइए, आप सब पूरा पढ़े हैं। तो ये ईर्ष्या पर आधारित है शीर्षक, ठीक है। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आप सबको वीडियो कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।